ग्लोबल एआई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये पार्ट 10 है। इससे पहले की जो भी क्लासेस हुई हैं वो जाके आप लोग ग्लोबल एआई के यूट्यूब चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और उम्मीद करते हैं ऐसा कि आप सभी अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे, क्योंकि भाई अब एग्जाम आपका 3-4 महीने के अंतर ही होने वाला है। तो अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे होंगे, रेगुलर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है। किसी भी क्लास के यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट का यूज करना है, globaliti.org वेबसाइट। इस वेबसाइट का यूज करके आप लोग आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो उसमें हम समय नहीं गवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन जो भी है हमारे। ठीक है, हमने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अलग से फिगर ले लिया था। चलिए मैं पहले इस फिगर को कर देता हूँ साइड। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला है कि जो x से चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है। x द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना है, तो x द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए ये आपको दिख रहा है 1 2 3, तीन चीजें लगी हुई हैं और तीनों का नाम बताना है। तीनों का नाम सेम ही है। तीनों का नाम क्या है? सेम ही है। तीनों को क्या कहते हैं? हम स्लिप रिंग कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं? स्लिप रिंग कहते हैं। देखिए आपके सामने फिगर भी हमने ले रखा था पहले से ही। अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो मैं कर दिया थोड़ा सा छोटा और इसको मैं कर दिया थोड़ा सा बड़ा। देखो ये जो आपकी मोटर है, ये कौन सी मोटर है भाई? इसमें स्लिप रिंग लगी हुई है। इसमें 3 स्लिप रिंग लगी हुई है। तो इसी रोटर के संरचना के आधार पर इंडक्शन मोटर का नाम भी होता है। रोटर की संरचना के आधार पर इंडक्शन मोटर दो तरह की होती है, एक स्लिप रिंग मोटर होती है और एक हमारी फेज माउंट मोटर होती है। ठीक है, तो जो हमारी स्लिप रिंग फेज माउंट को ही स्लिप रिंग कहते हैं। यहाँ एक स्लिप रिंग होती है और एक स्क्वायरल केज होती है। सॉरी बच्चों, एक स्लिप रिंग मोटर होती है, स्लिप रिंग को हम फेज माउंट मोटर भी कहते हैं, और दूसरी होती है हमारे स्क्वायरल केज। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए जो हमने स्लिप रिंग लिया है, ये तीनों स्लिप रिंग भाई महंगी होती है, और चूंकि ये 3 फेज की मोटर है तो इस वजह से यहाँ पे 3 स्लिप रिंग्स लिए गए हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। बाकी ये इसके ऊपर यहाँ पे रोटर वाइंडिंग किया जाता है, कुछ इस तरीके से रोटर वाइंडिंग किया जाता है। ये जो शाफ्ट है, यही शाफ्ट पूरा मोटर से होके दूसरे किनारे तक भी आता है। यही शाफ्ट है, ये शाफ्ट पूरा एक ही है यहाँ से लेके वहां तक। ठीक है, यहाँ पे वेंट होल लगाए, वेंट होल बनाए जाते हैं वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन पर्पज से। बाकी ये बीच में आपका तीत बना हुआ है। यह है आपका स्लिप रिंग मोटर। इसमें इसकी खासियत क्या है? ये खासियत है कि इसमें बाहरी सर्किट द्वारा इसके रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है। इसके रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है, यही इस मोटर की खासियत है। ठीक है, तो बाहरी सर्किट द्वारा हम लोग रेजिस्टेंस के रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा के फिर इसका स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग बढ़ा घटा लेते हैं। ये बस इस मोटर की खासियत है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन डी दिख रहा होगा, स्लिप रिंग। ऑप्शन डी एकदम ठीक आंसर है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है? आपके सामने जो कॉइल वाइंडिंग दी हुई है इसका नाम आपसे पूछा है। तो देखिए आपको ऐसे देखने से भी लग रहा होगा कि सर ये जो आपने कॉइल बनाया है ना, ये कॉइल पूरी तरह से फुल है, या फिर कहिए कि ये एकदम हर तरह से भरी हुई है। जैसे यहाँ पे ऐसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये हमने एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा बनाया, तो यहाँ कहीं पे भी हमें खाली 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 स्थान कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ये चारों तरफ से भरा हुआ दिख रहा है, या कहिए कि फुल दिख रहा है। इसलिए इस वाइंडिंग का नाम क्या हो जाता है? फुल पिच वाइंडिंग। इसलिए इस वाइंडिंग का नाम क्या बन जाता है? फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, इस वाइंडिंग का नाम क्या बन जाता है? फुल पिच वाइंडिंग। अब ऑप्शन में देखिए फुल पिच वाइंडिंग कहीं पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? हाफ कॉइल वाइंडिंग है, होल कॉइल वाइंडिंग है, सिंगल है। देखो जो होल कॉइल वाइंडिंग है ना भाई, होल का मतलब ही संपूर्ण होता है, फुल का मतलब भी संपूर्ण होता है। तो होल और फुल बात बराबर है। इसका मतलब है कि ये बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। होल कॉइल वाइंडिंग या फिर फुल कॉइल वाइंडिंग, यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। जो हमारी हाफ कॉइल वाइंडिंग है, देखिए हाफ कॉइल वाइंडिंग में कुछ ना कुछ खाली स्थान रहेगा, जो मैं आपको बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा था कि भाई ये पूरा भरा हुआ है, पूरा इसमें कोई भी खाली जगह नहीं दिख रहा है। जबकि जो आपकी हाफ कॉइल होती है, हाफ कॉइल में देखिए ये है, इतना खाली स्थान है, ये स्थान जो है इतना इतना खाली आपको दिख रहा होगा।
इस स्थान को भी इस तरीके से भरना चाहिए था ना, तभी तो जाके ये फुल बनेगा भाई। उसमें एकदम पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन इसमें आधा खाली है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है हाफ कॉइल वाइंडिंग। ये क्या बन जाता है? हाफ कॉइल वाइंडिंग। और ये बन जाता है हमारा फुल कॉइल वाइंडिंग। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हुआ होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? ये जो कुंडली आपके सामने दी हुई है, इस कुंडली वाइंडिंग का नाम बताना है। तो देखो, ये जो कुंडली है, ये कुंडली सबसे पहले तो ये डायमंड की तरीके से बनी हुई है। डायमंड, हमने आप वाइंडिंग आपको बताया था कि डायमंड वाइंडिंग कुछ इसी तरीके का होता है आपका डायमंड वाइंडिंग, ठीक है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये होगा सर डायमंड वाइंडिंग, लेकिन डायमंड का कौन सा पार्ट होगा? ये जालीदार डायमंड वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है भाई? जालीदार डायमंड वाइंडिंग है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ही गजीन है ये। और आपको दिख रहा होगा कि कहीं कहीं पे ये डॉटेड डॉटेड है, ये डॉटेड डॉटेड है। डॉटेड डॉटेड का मतलब ये है कि ये जालीदार इसको बनाया गया है ना, इसको जालीदार बनाया गया है, झरोखा जैसा बनाया गया है, ऐसा कह सकते हैं। तो डायमंड में शेप्ड वाली वाइंडिंग, हीरे की जाली के आकार की कुंडली वाइंडिंग, ठीक है। जालीदार, वही मैं बोला, अरे जालीदार। अब कुछ लोगों को गाना याद आ रहा होगा पुराना, बोरिंग बहुत, तुम लोगों को गाना बहुत सुनते हो, तुम सब गाना बहुत सुनते हो। चलो, त्रिकला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? हमारी 3 फेज की जो इंडक्शन मोटर होती है, उसमें दो तरह की स्पीड होती है, हमने आपको बता रखा है। स्पीड दो तरह की होती है, एक होती है सिंक्रोनस स्पीड और एक होती है रोटर की स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड से इंडक्शन मोटर में क्या क्या घूमता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये पॉइंट आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करिए एक पॉइंट कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर को हमने 60 में आईएम लिख दिया है। इंडक्शन मोटर में स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग, स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग एवं फील्ड वाइंडिंग नहीं यार, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लिखो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एवं एवं रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों दोनों किस स्पीड से मूव करते हैं भाई? सिंक्रोनस स्पीड से मूव करते हैं, सिंक्रोनस गति से घूमती है। ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई देने के बाद स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो कितने स्पीड से मूव करती है? सिंक्रोनस स्पीड से मूव करती है। इसके बाद उस स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी कितने स्पीड से मूव करेगी? सिंक्रोनस स्पीड से मूव करेगी। तो सर, इंडक्शन मोटर में फिर रोटर की स्पीड क्या होती है? तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही रोटर हमारा गति करना स्टार्ट करता है, जो जिसकी स्पीड इन दोनों की स्पीड से हमेशा कम होती है। तो जितना अंतर होता है इस रोटर की गति में और इस मैग्नेटिक फील्ड की गति में, उसी गति को हम लोग स्लिप भी कहते हैं, ठीक है। उसी गति को हम लोग स्लिप भी कहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। देखो, रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, यही तो हमारा कहलाता है स्लिप, यही तो होता है स्लिप भाई। और सिंक्रोनस स्पीड से कौन घूमता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सी ऑप्शन हमको दिख रहा है कि एकदम राइट आंसर है, जो हमने ऑलरेडी वहां पे लिख रखा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है भाई? देखो जो भी आपको एग्जाम्पल यहाँ जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, आपसे रिक्वेस्ट है यार कि आप थोड़ा पेन पेपर लेके बैठो। जितना एक्सप्लेन करके यहाँ क्वेश्चन कराया जाएगा ना, और आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप चाहे यूट्यूब पे गूगल पे कहीं ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन और इस तरह से सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा भाई मेरे। हमने भी बहुत देखा है कि कितने लोगों ने पढ़ाया है, कितना अच्छे से पढ़ाया है। आपको हमेशा बेहतर देने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक दो ह्यूमन एरर हो जाती है, वो कोई भी इंसान है, ह्यूमन एरर हो जाती है, हमसे भी गलतियां होती है। उसको थोड़ा सा हम आपका उस समय सहयोग चाहेंगे कि थोड़ा हमें बताने का प्रयास करिए कि सर आपने यहाँ पे ये चीज़ गलत कर दिया है। बाकी हम हमेशा बेहतर करते हैं आपके लिए और हमेशा चाहते हैं कि आपको जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट हो पाए प्रोवाइड करें। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे दिया, स्टार्टर बना दिया है और पूछ लिया कि कौन सा स्टार्टर है। तो ये जो हमारा स्टार्टर है ये तो है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। डीओएल स्टार्टर कैसे होता है? डीओएल स्टार्टर के लिए बस कुछ नहीं करना है, ये कुछ इस तरीके से सिंबल बना देता है, डीओएल स्टार्टर बन जाता है, या फिर यहाँ पे डीओएल लिख देता है, ठीक है, तो बन जाता है हमारा डीओएल स्टार्टर। जो हमारा ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसके लिए क्या करता है यार? उसके लिए बस बस कुछ नहीं करेगा, इस तरीके से सिंबल बनाएगा और यहाँ पे भी हमारा एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का दिखा देगा, एक डेल्टा और एक स्टार का कनेक्शन दिखा देगा, तो ये बन जाएगा हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। तो ये है तरीका इसके पहचानने का। ये छोटा छोटा बस सिंबल है, इस सिंबल को 3-4 सिंबल है, बस इन सिंबल को याद कर लेना है आपको और ये क्वेश्चन आप आसानी से बना ले जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसके लिए है? ये ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइंडिंग मशीन के भाग का नाम क्या है? तो ये भाग केवल आपको याद रखना है कि ये कौन सा भाग है। ये ऊपर इधर शाफ्ट दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो पार्ट इतना दिखाया है, इतने पार्ट का नाम मैन ड्रिल है, खराद का धूरा है, ये धूरा है, ठीक है। ये भी देखो, ये एक बड़ी मशीन है, ठीक है, इस मशीन से हम लोग इस छोटे से धूरे को घुमाते हैं। ये जो छोटा वाला धुरा है, इस धुरे को घुमाते हैं और ये धुरा किस लिए होता है? ये खराद करने, मतलब कि आपकी कोई भी तेज धार वाला कोई भी औजार हो गया, जैसे कि चाकू हो गया या फिर कह सकते हैं कि आपकी कैंची हो गई, तो इनका जब इन पे जब सान लगाना होता है तो आप जाते हो किसी लोहार के पास, उससे कहते हो भैया इसमें सान लगा दो, इसमें सान लगा दो, इसका मतलब बहुत धीरे धीरे काट रही है। तो वो क्या करता है, आप लोग देखते हैं उसमें कि एक बहुत छोटी सी, मतलब कि एक तो बड़ी बड़ी मशीन होती है, एक बड़ी साफ्ट वाली मशीन होती है, कुछ इस तरीके से एक बड़ी सॉफ्ट वाली मशीन होती है और इससे कनेक्टेड होता है उसका एक छोटा सा धुरा वाला मशीन, है ना, एक छोटा सा धुरा वाला मशीन कनेक्टेड होता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और वो इसको चलाता रहता है। और जैसे ही आप उसको औजार देते हो तो फिर इस पे रखता है, तो आप देखते हो कि इसमें से बहुत तेज स्पार्किंग होता है और ऐसे आगे पीछे करके उसमें सान पकड़ाता है वो, या कुछ ये सान पकड़ाने वाला काम तो कुछ लोग देहात में भी कर लेते हैं साइकिल से, साइकिल का हैंडल घुमा के। तो बस वही क्रिया यहाँ पे भी किया जा रहा है। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये क्या है? ये खराद का धूरा है, सान लगाने वाला धूरा है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम ठीक आंसर है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छह पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? छह पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? तो विद्युत डिग्री ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रिकल डिग्री याद करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिए कि इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है 180 मल्टीप्लाइड बाई पोल्स की संख्या, 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पोल्स की संख्या, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पे 180 मल्टीप्लाइड बाई पोल की संख्या कितना दे रखा है यार? 6 दे रखा है, हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1080, 1080 डिग्री, जो कि मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है। 1080 एकदम ठीक आंसर है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्यों डिफिकल्ट होगा सर? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये डिफिकल्ट होगा? मैं बताता हूं कि क्यों डिफिकल्ट होगा। ये क्वेश्चन अभी तक आप इससे पहले जहां पे भी पढ़े हैं देख लीजिएगा, कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया होगा। केवल और केवल ऐसे राइट आंसर ये वाला आंसर ठीक है,
करके आगे बढ़ गया होगा। पहली बार आपको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं और इसका एकदम बढ़िया से सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप पेन पेपर लेके साथ में बैठिए, ताकि जो भी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाए वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके, आप उससे अपनी तैयारी बेहतर कर सके। ठीक है, अब देखिए एक ये दो फॉर्मूले नोट करिए। आप सबसे पहले तो ये दोनों फार्मूले को नोट करिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ कॉइल्स पर पोल पर फेज, नंबर ऑफ कॉइल्स पर पोल पर फेज निकालना है आपको। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पोल, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेज इंटू नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ फेज इंटू नंबर ऑफ पोल। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पेयर ऑफ पोल, पर पेयर ऑफ पोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अरे कहा जाता है जैसे मान लो कि कोई नाग नागिन एक साथ निकलता है तो कहा जाता है कि जोड़ा निकला या पेयर निकला है। ठीक है, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में जा रहे हैं तो देखो ये जोड़ा जा रहा है या फिर एक पेयर जा रहा है, यही कहते हैं ना भाई। तो जोड़ा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। और देखो इस क्वेश्चन को बताने वाले बताते कैसे हैं, बताने वाले केवल इतना कहेंगे कि देखो भाई यहाँ पे कुंडली दिया हुआ है कितना, 12, तो इसको कर दो 12। क्वाइल पर फेज निकालना है, क्वाइल पर फेज निकालते 12 और एक पोल ये सॉरी कितने फेज की क्वाइल है, कितने फेज है भाई इसमें, 3 है, तो 12/3 कर दो, ये हो गया 4, ये हो गया 4 जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ गए। भाई मेरे क्यों अधूरा ज्ञान दे रहे हो, क्यों अधूरा ज्ञान दे रहे हो, न दो अधूरा ज्ञान। भले कह दो कि भाई ये हमको नहीं आता है, ये इसको डी आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए, बस इतना करके आगे। अधूरा ज्ञान क्यों दे रहे हो, गलत ज्ञान क्यों दे रहे हो, पूरा ज्ञान दो ना। देखो पूरा ज्ञान कैसे, अभी ये पेयर ऑफ पोल जो बोला है ना, पोल का जो जोड़ा बोला, यही चीज लोगों को नहीं समझ आती है कि ये होता क्या है। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। देखिए यहां पे देखो, नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पेयर ऑफ पोल का फॉर्मूला बनेगा। दोनों फार्मूले सेम है, दोनों फार्मूले सेम है, अंतर केवल कहां पे है, नंबर ऑफ पोल्स पे है, नंबर ऑफ पोल्स पे है। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ पोल और यहां पे आएगा पेयर ऑफ पोल। नंबर ऑफ पोल और पेयर ऑफ पोल दोनों फॉर्मूले सेम है, केवल जब भी बात करेगा पेयर्स की, जब भी बात करेगा पेयर्स की तो वहां पे हम लोग पेयर ऑफ पोल लेंगे। और पेयर का मतलब क्या है, दो, दो जोड़ा, मतलब दो पोल को हम लोग एक जोड़ा मानेंगे, दो पोल को क्या मानेंगे, एक जोड़ा। यदि 4 पोल दिया रहेगा तो कितना मानेंगे, 2 जोड़ा। बात समझ में आई। देखो जब भी ये 2 पोल दिया रहेगा, 2 पोल दिया रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, एक जोड़ा, 1 पेयर, इसको कहेंगे हम लोग 1 पेयर। ठीक है जी। और जब ये 4 पोल देगा, जब ये बोलेगा 4 पोल तो क्या बोलेंगे इसको कि ये 2 पेयर है। और जब ये कहेगा कि 6 पोल तब हम कितना बोलेंगे, तब बोलेंगे कि ये 3 पेयर है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये बात आप समझ पा रहे हैं ना। देखो यदि मान लो कि यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ये पेयर नहीं बोलता यहाँ पे, तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, टोटल नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल कितना दे रखा है, चलो मैं ये टर्म थोड़ा सा लिख देता हूं तब आपको क्लियरिफाई होगा। देखो कुंडली की संख्या है, यहाँ पे कुंडली दे रखा है 12, पोल्स की संख्या कितना दे रखा है, पोल्स दे रखा है आपको 2। ठीक है, और आपको फेज कितना दे रखा है, फेज दे रखा है 3, फेज दे रखा है 3। ठीक है, इसी क्वेश्चन में यदि बोलता है आपसे नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पोल निकालिए, तो आप कैसे निकालते, तो आप देखिए कैसे निकालते, आप करते सर टोटल नंबर ऑफ कॉइल 12 दे रखा है, हमने यहाँ पे 12 किया। ठीक है सर, अब नंबर ऑफ फेज कितना दे है भाई, नंबर ऑफ फेज 3 है, हमने यहाँ पे 3 लिखा सर। ठीक है, और नंबर ऑफ पोल्स मतलब पोल्स की संख्या कितना दे रखा है, 2, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। अब इसको काटो कितना आया, आ गया 2। ये हमारा आंसर बनता कब, जब क्वेश्चन दिया रहता नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पोल, पर फेज पर पोल। भाई थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रहा हूं, घबराइएगा मत, मैं कुछ बेहतर जानकारी देने के लिए आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, थोड़ा पैसेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में अंतर क्या, इस क्वेश्चन में क्या अंतर किया है, इसने पेयर ऑफ पोल बोल दिया है, यहाँ पे
कॉइल पर फेज पर पोल ना बोल के पेयर ऑफ मतलब कि जोड़ा बोल दिया है। तब अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको किया 12, ठीक है जी। नंबर ऑफ फेज कितना हुआ, नंबर ऑफ फेज होगा 3, नंबर ऑफ फेज हमने 3 लिख दिया। अब बोला है पेयर ऑफ पोल, पेयर ऑफ पोल बोला है भाई मेरे, पेयर ऑफ पोल कितना दिया है, पेयर ऑफ पोल नहीं दिया है, इसने दिया है 2 ध्रुव, 2 ध्रुव दिया है, 2 ध्रुव दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये एक पोल है, एक पेयर ऑफ पोल है, एक जोड़ा है, एक जोड़ा है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1, ठीक है जी। 3 into 1, बाय डिफॉल्ट इसने क्वेश्चन में 2 दे रखा है, इसीलिए लोग 12/3 करके आंसर 4 निकाल देते हैं, आगे बढ़ जाता है। यदि यहाँ पे 4 दे दिया होता मेरे भाई, तो देखते अभी तक जितने भी लोग आपको बताते हैं कि 12/3 करके बेटा आंसर टिक करो, सब लोग का गलत हो जाता, क्योंकि वो यहाँ पे सही हो जाता है ना भाई। एक ही दिया है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो एक का कोई मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में अंतर नहीं आता है, इस वजह से सब लोग का आंसर राइट हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो 4 आया, अब आपको समझ में आया होगा पहली बार कि हाँ सर ये 4 कहाँ से आया, ये 4 कहाँ से आया, अब आपको पहली बार समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप बेहतर समझ पाए होंगे। यहाँ पे 4 आंसर एकदम ठीक है, ठीक है जी, 4 एकदम ठीक है, लेकिन वो 4 कहाँ से आया, ये इतना प्रोसेस करने के बाद आया, ठीक। इसीलिए बोला जाता है भाई कि आप हमेशा अपनी तैयारी करने, बेहतर तैयारी करने के लिए ग्लोबल ITI को प्रीफर करिए, और जो भी यहाँ पे बताया जाए उसको पेन पेपर लेके बैठिए और नोट करते जाइए साथ में, ठीक है। ये आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा, बाकी आपकी मर्जी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टर प्रतीक का नाम बताना है। अभी इस प्रतीक का नाम मैं कुछ देर पहले बताया था आपको, स्टार डेल्टा स्टार्टर है ये, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर टिक करके आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या है, पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या है। पिच फैक्टर का गणना करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं यहाँ पे यार, पिच फैक्टर की गणना करने के लिए हम लोग बस इसमें से 2 ही चीज का ध्यान रखते हैं पिच फैक्टर निकालने के लिए हम लोग, ठीक है। पिच फैक्टर हमारे पास यदि 2 चीज रहे तो उन्हीं दोनों चीजों से हम निकाल लेंगे पिच फैक्टर अपना। क्या रहना चाहिए, एक हमारे पास रहना चाहिए वाइंडिंग पिच, और एक रहना चाहिए हमारे पास पोल पिच, ठीक है। वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच, बस इससे आप पिच फैक्टर का फार्मूला आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। पिच फैक्टर को हम लोग केसी से प्रदर्शित करते हैं, केसी से प्रदर्शित करते हैं, और यहीं पे एक और फार्मूला पिच फैक्टर इक्वल टू बन जाता है क्या, cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2, एक ये भी फार्मूला बनता है हमारा पिच फैक्टर के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर टिक हो गया, बी ऑप्शन एकदम ठीक आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है, तो बस ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा केवल याद करना है, ये नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, ये फॉर्मूला केवल टिक कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, थोड़ा सा याद करने वाली चीज है भाई, फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो फॉर्मूला हमने अभी कुछ देर पहले बताया, नंबर ऑफ कॉइल्स पर पोल पर फेज पर पोल, और नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पेयर ऑफ पोल, वो फॉर्मूला भी आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला भी आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे एवरेज निकालने के बाद क्या है, तो 2 चीजों का यदि एवरेज निकालना होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे बोल दूं मैं कि 3 लोग हैं, 3 दोस्त हैं, राम श्याम और मोहन, राम श्याम मोहन, और उनका वजन है क्रमशः 20 प्लस 30 और प्लस कितना ले लूं 24, ऐसे उनका वजन है, तो उनका औसत वजन कितना होगा, तो औसत वजन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तीनों के वजन को ऐड कर दूंगा और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ 3 मैं क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर संख्या कितनी है, ऊपर संख्या है 3, ठीक है, इस वजह से मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से हमारा एवरेज निकलेगा। वैसे ही एवरेज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे बस केवल इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं, एल एम इज इक्वल टू एन इन प्लस एल आउट डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज का फार्मूला बन जाता है, कॉइल की औसत परिधि के एवरेज का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 पोल वाले एसी मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी, तो तुल्यकालिक गति निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है, NS इक्वल टू 120F डिवाइड बाई P, 120F डिवाइड बाई P, ठीक है जी। यहाँ पे आपको P की संख्या दे रखा है, P इक्वल टू है और
एफ की भी वैल्यू दे रखा है, एफ की वैल्यू 50 दे रखा है क्वेश्चन में। अब चलिए मैं यहाँ पे सीधे सीधी ये वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, 120 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइड बाई 6, ठीक है जी। ये 20 बाद में कट गया, ये टोटल कितना हो जाएगा, जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो ये आ जाएगा हमारा 1000 आरपीएम, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम एकदम ठीक आंसर है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करना है, जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 पोल होते हैं जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति से चल रहा है। 960 आरपीएम। अब ये देखो, ये जो 960 आरपीएम है ना, यही है मोटर के रोटर की गति। ये जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है ना, इसका रोटर 960 से घूम रहा है, जबकि इसमें सिंक्रोनस स्पीड नहीं दिया। सिंक्रोनस स्पीड हमें निकालना है, तो ये बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो पहले सिंक्रोनस स्पीड गणना करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें सिंक्रोनस स्पीड निकालना होगा। यहाँ पे P इक्वल टू दे रखा है 6 पोल और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम लोग मानेंगे नहीं, 50 हर्ट्ज दे रखा है, तो पहले इसका सिंक्रोनस स्पीड निकालिए। 120 गुणे 50 बटा में 6, ये क्वेश्चन जस्ट पहले ही किया हूं, इसीलिए मैं इतना तो शार्ट कर ही सकता हूँ। ये 20 हो गया तो ये हो गया हमारा 1000 आरपीएम, ठीक है। ये 1000 आरपीएम हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो ये आया हमारा एनएस। अब यहाँ पे बोला है इसने क्या निकालने के लिए, स्लिप निकालने के लिए, प्रतिशत स्लिप निकालना है। तो प्रतिशत स्लिप का फॉर्मूला लिखे यहाँ पे, परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है यार, एनएस माइनस एनआर डिवाइड बाई एनएस मल्टीप्लाइड बाई 100। एनएस माइनस एनआर डिवाइड बाई एनएस मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। एक कॉल आ रहा था, मैं वो चीज देख रहा था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एनएस कितना आया हमारा, 1000 आरपीएम आया है। फिर एनआर कितना आया यार, एनआर क्वेश्चन में दे रखा है, एनआर यहाँ पे नोट कर लो, एनआर इक्वल टू दे रखा है 960 आरपीएम, ठीक है। हमने 960 यहाँ पे लिख दिया। हमारा एनएस कितना है, 1000 है, और फिर हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया यार, ये आ गया हमारा 4%। 4% हमको दिख रहा है कहीं पे, यस दिख रहा है, सी ऑप्शन में 4% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिकला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है, ठीक है। हमने आपको बताया जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, ये इंडक्शन मोटर दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक होती है हमारी स्क्वायरल केज और एक होती है हमारी फेज वाउंड। फेज वाउंड का ही दूसरा नाम क्या है, फेज वाउंड का ही दूसरा नाम होता है हमारा स्लिप रिंग मोटर, ठीक है, स्लिप रिंग मोटर। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारी स्क्वायरल केज है, स्क्वायरल केज मोटर के प्रेरण की रोटर आवृत्ति क्या है, ठीक है। रोटर आवृत्ति क्या होती है, तो वो कितने के बराबर होती है, वो इक्वल टू होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। किसके बराबर होती है भाई, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। क्लियर। चलिए, तो ये रहा आज का आपका क्वेश्चन। फिर इससे आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। इससे आगे 150 तक हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 151 से आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बेहतर समझ में आई होगी। जो भी आपको फॉर्मूला बताया जा रहा है आप साथ में नोट करते जा रहे होंगे। चलिए, धन्यवाद। हेलो।